हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो बार के एक और सेशन के साथ मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ। 3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, आज चौथा सेशन है हमारा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। राइट, सो कंटिन्यू करते हैं। राइट, चलो, आवाज वगैरह क्लियर है ना? साउंड क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखो जरा फर्स्ट प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम नंबर 1 फटाफट करो सभी लोग। ऑलरेडी मैंने आपसे बोल रखा है कि सीटी के तो पूरे जो पीवाईक्यूज हैं वो कर ही लो भाई, है ना। सीटी के पूरे पीवाईक्यूज कर डालो, जरूरी है। चलो फटाफट आंसर करो। फटाफट आंसर करिए। So the catalyst used in low temperature water gas shift reaction and high temperature water gas shift reactions are. Water gas shift reaction क्यों होती है? Water gas shift reactions क्यों होती है, क्या होती है, और किस प्रोडक्ट की फ्लो शीट में आपको ये मिलती है, बताइए। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन आपको कहां पे देखने को मिलती है? किस प्रोडक्ट की फ्लो शीट में आपको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन देखने मिलेगी? और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन लिखिए क्या होती है। सो दीज टू रिएक्शंस आर फाउंड इन flow sheet of what? Flow sheet of ammonia. Flow sheet of ammonia production. अमोनिया की फ्लो शीट में मिलती है। क्या होती है ये रिएक्शंस? आप CO को वाटर के साथ रिएक्ट करवा के CO2 और H2 बना रहे होते हैं। दिस इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। बेसिकली ये रिएक्शन से क्या होता है, आपका जो CO है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। राइट, CO जो रहता है वो एक पॉइजन रहता है कैटलिस्ट के लिए, CO को हमको निकालना रहता है। बट उससे भी ज्यादा मेन पर्पस क्या है CO के कन्वर्जन का, कि आपका CO जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो आपको H2 मिल रही है। So the basic purpose is to increase the H2 quantity, right? Because H2 is one of the raw materials in ammonia production. ये एक raw material है, right? This is one of the raw material in ammonia production. So ammonia, so दो तरीके से होती है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। एक होती है लो टेम्परेचर पे, राइट? लो टेम्परेचर पे कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट रहता है, लो टेम्परेचर पे कॉपर बेस्ड, और हाई टेम्परेचर्स पे आयरन बेस्ड कैटलिस्ट। राइट, सो कॉपर बेस्ड इन लो टेम्परेचर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन एंड आयरन बेस्ड इन हाई टेम्परेचर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। दीज आर द कैटलिस्ट। राइट, क्या है अमोनिया के प्रोडक्शन की प्रोसेस? हेबर्स प्रोसेस है। हेबर्स प्रोसेस है अमोनिया प्रोडक्शन की प्रोसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, 200 atms का प्रेशर रहता है। राइट, H2 रॉ मटेरियल कहां से आता है? H2 जो रॉ मटेरियल है वो कहां से ऑब्टेन्ड होता है? वी ऑब्टेन्ड H2 रॉ मटेरियल फ्रॉम CH4 मीथेन से, और N2 जो रॉ मटेरियल आता है वो कहां से आता है? एयर से।
N2 is obtained from air, right? So water gas shift reaction होती है. Water gas shift reaction is to increase the production of H2. दो तरीके से होती है, लो टेम्परेचर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, हाई टेम्परेचर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट इन लो टेम्परेचर, आयरन बेस्ड इन हाई टेम्परेचर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए. जरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए. इंपॉर्टेंट सवाल है ये चीज़ ना, गेट में कभी नहीं पूछी जाती है, लेकिन बार्क वगैरह जैसे एग्जाम में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. फटाफट आंसर करो इसका. फटाफट आंसर करो. राइट. सो देखो, सो बेसिकली व्हाट यू वांट इज length of series in pipe, right? So basically you are arranging different pipes in series. So in series what happens is discharge remains the same. Discharge means flow rate. Through a pipe discharge remains the same, right? Whatever the value of Q is the flow rate, volumetric flow rate remains the same. Volumetric flow rate remains the same in series arrangement, right? Another thing, total head losses in a pipe is the summation of individual losses. Right? Total head losses is the summation of individual head losses. Clear? So the correct option for this will be LE by DE to the power 5 is equals to LI upon DI to the power 5. Right? Because the formula is delta P is equals to FL rho V square by 2D. Right? So you have to, velocity is not constant, and this in terms of H this will be F4 FL rho V square by 2GD. In terms of head, this total head loss, so what you have to do is discharge remains the same in series, velocity and area adjust so that Q remains same. So Q is volume into area. So you have to substitute V as Q by A. And area क्या है? Pi D square by 4. Right? So basically ये जो H है, ये H
प्रोपोर्शनल आता है लेंथ अपॉन डायमीटर टू द पावर 5। अगर आप वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे q बाय ए, एरिया को सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये निकल के आएगा कि h इज प्रोपोर्शनल टू l अपॉन डी टू द पावर 5। एंड इन सीरीज अरेंजमेंट में टोटल हेड लॉस is equals to summation of head losses in the individual pipes. This thing LE upon D to the power 5, everything else is constant, right? So this is series arrangement. Next, question number 3. Do this thing. Question number 3. So what is given? Velocity vector for a 2D flow is given in the Cartesian coordinates as, so velocity vector is ui cap plus vj cap. U is x square by 4, v is minus xy by 2, right? At a point in the flow field, xy coordinate of the acceleration vector r. So आपको ax की वैल्यू दी हुई है, एक्सेलरेशन की वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 1 एंड ay की वैल्यू दी हुई है -0.5. These are the acceleration vectors given to you. एक्सेलरेशन वेक्टर इन x डायरेक्शन होता क्या है? दिस इज u du by dx प्लस v du by dy. दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इन x डायरेक्शन. y वाला क्या होता है? u dv by dx प्लस v dv by dy. This thing, right? So डिफरेंट आंसर आ रहा है, एक का √5 आ रहा है, एक का √2 आ रहा है. देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे. दिस इंप्लाइज
u is x square by 4 du by dx, so this will be 2x by 4 plus v is minus xy by 2 and du by dy will be 0 because there is no y term present in u vector. So this term is given to you as 1. So if you solve this, you will get how much? 2x. X is equals to 2. X will be equal to 2. Similarly, solve this thing. U is x square by 4 dv by dx minus y by 2 minus xy by 2 into dv by dy minus x by 2. This is equals to minus 0.5. Solve this thing. This will be equal to minus x square y by 8 plus x square y by 4. X, the value of x is 2. So this will be 4 minus y by 2 plus y is equals to minus 0.5. Y minus y by 2. So y is equals to minus 1. Y is minus 1. Right? The value of y is minus 1. So you got the value of x. You got the value of y. What you want is the velocity magnitude at this point. Point you got x is equals to 2 and y is equals to minus 1. So what will be the velocity at this point? Velocity at this point, velocity vector at this point will be 2 I cap plus y is 1 x j cap. So this will be the velocity vector. What will be the magnitude? Magnitude क्या होगा इसका? The magnitude of velocity vector will be under root 1 plus 1 root 2. So the correct option for this expression is root 2. The correct option is root 2. Very important. छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बार्क में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड जो चीजें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक, कि फट से बार्क वाला आपकी ना थोड़ी सी कैलकुलेशन की एबिलिटी भी चेक करता है कि कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो. हाँ, सी सही है, सी सही है. दिस इज होल प्रोसीजर. तो आपके दो फॉर्मूले आपको ध्यान होते, आपसे पूरा प्रॉब्लम बन जाता. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4. चलिए डू दिस.
first of all, write the data. Water at 20 degrees C. Again, water is at 20 degrees C. What is density of water? And what is viscosity of water? 0.001. So this I have already covered in one of the BARC lectures, right? This I have already told you. This is the standard data at 20 degrees C. Diameter of the pipe is 5 centimeter. Basically 0.05 meters. And a flow rate of pi kg per second. Mass flow rate is given. Mass flow rate is rho v into A. This is given to as pi kgs per second. The Darcy friction factor is given as 64 by Re for fully developed laminar flow and 0.316 Re to the power minus 0.23 for fully developed turbulent flow. The approximate pressure drop per unit length in the fully developed region of the tube is, pressure drop is given by delta P by L is given by this. This is the pressure drop per unit length. Now we have to find out which friction factor should be used. There are two friction factors given, one for laminar flow and one for turbulent flow. तो कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा फ्रिक्शन फैक्टर यूज करना है? भाई उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा ना कि फ्लो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है. वो कैसे पता चलेगा? रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकाल के. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना है? रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकालनी. चलो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकालो फटाफट. वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर Re is equals to rho v d by mu. Rho is 1000. वेलोसिटी कहां से निकलेगी? मास फ्लो रेट पाई दिया है, सो वेलोसिटी विल बी पाई अपॉन रो ए, पाई अपॉन रो ए इंटू डी बाय म्यू. सो दिस विल गेट कैंसल्ड. बचेगा क्या आपके पास? पाई अपॉन एरिया इज pi d square by 4 into d by mu. So basically what is the Reynolds number? Pi will get cancelled. 4 upon mu d. So 4 upon 0.001 into 0.05. कितना आ रहा है रेनॉल्ड्स नंबर? रेनॉल्ड्स नंबर कितना आ रहा है? 1.6 आ रहा है रेनॉल्ड्स नंबर. क्या बात कर रहे हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर? 4 डिवाइडेड बाय 0.001 डिवाइडेड बाय 0.05. 80,000 आ रहा है यार रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर इज 80,000. कैसा फ्लो है? टर्बुलेंट फ्लो. चेक करो एक बार रेनॉल्ड्स नंबर सही निकाला है क्या? एक बार चेक करो रेनॉल्ड्स नंबर सही है कि नहीं. हाँ सही है ना, 80,000. सो दिस इज टर्बुलेंट फ्लो. और टर्बुलेंट फ्लो है तो कौन सा फ्रिक्शन फैक्टर यूज होगा? 0.316 Re टू द पावर माइनस 0.23. वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं थी. वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं थी ना. अच्छा यहां पे काम आएगी. ठीक है. So friction factor is, we have to use the friction factor of 0.316 Re to the power minus 0.23. Re you have to take 80,000. So you will get the friction factor. एक बार फ्रिक्शन फैक्टर आ गया तो फिर डेल्टा P by L निकालना मुश्किल नहीं है. वेलोसिटी इज 1.6. Fd की वैल्यू वहां से आ जाएगी. रो की वैल्यू 1000 है, d की वैल्यू 0.05 है. You will get delta P by L, right? You will get delta P by L. So this is how you do the calculations. कितना आ रहा आंसर? A आ रहा है क्या?
ठीक है, दिस विल बी द आंसर। निकालो इसको, सॉल्व करो, कैलकुलेशन ना थोड़ी सी स्ट्रांग बनाओ अपनी, सॉल्व करो इस पूरी चीज को, छोड़ा मत करो किसी चीज को। सो वेलोसिटी इज 1.6 मीटर पर सेकेंड ना, दिस इज वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी को मास फ्लो रेट के टर्म्स में रिप्लेस करो, ठीक है वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। F इज इक्वल टू 0.0235। दिस इज फ्रिक्शन फैक्टर। हाँ, यू शुड स्किप सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। बट बार्क ऐसी क्वेश्चंस करवाता है भाई, है ना, बार्क ऐसे क्वेश्चंस करवाता है, पूछता है एग्जाम में, जिसमें आप फंस जाएं, जिसमें आपको कैलकुलेशन टफ लगे, और फिर आखिरी में आपको 5-6 मिनट लगा के एक क्वेश्चन में आखिरी में उसको छोड़ना ही पड़े। क्योंकि 5 से 6 मिनट जब भी आपके लग जाएंगे ना किसी क्वेश्चन में, तो आपको ऐसा लगेगा यार बहुत टाइम निकल गया, 2 घंटे का तो पेपर ही है मेरा। फिर आप अगर कैलकुलेशन सही भी कर रहे होगे ना कि यार मैंने रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लिया, मैंने एफडी निकाल लिया, अब मेरे को ये कैलकुलेशन दोबारा करनी है, जाने देता हूं, ठीक। तो अगर टाइम मिले तो ही करना, और कैलकुलेशन अगर बिल्कुल पक्की है, बहुत स्ट्रांग है, तो ही करो, ठीक है, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन करो। क्लियर? ए आंसर इज करेक्ट। डेल्टा पी बाय एल की वैल्यू इज 603। तो प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं ताकि आपकी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हो, कैलकुलेशन करने की स्पीड इंक्रीज हो। तो प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, क्या है, कैलकुलेशन भी आपकी बढ़ जा रही है और फॉर्मूला भी आपके पास पहुंच जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सी, बाकी लोग। In a typical psychrometric chart shown below, the process OP, OQ and O are related to air, water, vapor mixture are respectively. हाँ, सी सही है। मतलब साइक्रोमेट्रिक रेशियो रिप्रेजेंटेशन है ये। अब साइक्रोमेट्रिक रेशियो में, साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स में एक्स एक्सिस पे क्या होता है बताना जरा। एक बार डायरेक्टली पूछ लिया गया था बीएआरसी में, ये सवाल डायरेक्टली पूछ लिया गया था, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स में एक्स एक्सिस पे क्या होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है, जरा मार्क करो। सो एक्स एक्सिस यू हैव टेम्परेचर्स, ड्राई बल्ब टेम्परेचर्स, वाई एक्सिस पे क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। बस इसी चीज का खेल था बस। और ये जो लाइन रहती है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। बस इतना से मार्क करना था आपको। अब देखो जरा क्या सिस्टम है। आप किस लाइन को देखिए, आप देखिए ओपी लाइन को। चलो ओपी लाइन कंसीडर करो, ओपी लाइन को देखो।
ओपी लाइन में, अब देखो ओपी लाइन मतलब आप ओ से क्यू की तरफ, पी की तरफ जा रहे हैं, ओ से आप पी की तरफ जा रहे हैं भाई। ओ से पी की तरफ जाने पे आप देखेंगे ओ पे ह्यूमिडिटी कम है, पी पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और आप देखेंगे ओ पे टेम्परेचर कम है, पी पे टेम्परेचर ज्यादा है। सो बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। सो ओपी इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। OQ की बात करो जरा, OQ की बात देखो, OQ मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हो आप, दिस इज OQ। अब आप OQ की तरफ जा रहे हैं तो आपकी ह्यूमिडिटी तो बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग। सिमिलरली आप OR को देखो, तो OR में आप देखेंगे कि ह्यूमिडिटी तो कम हो रही है इन कंपैरिजन टू O। इफ यू आर मूविंग इन OR डायरेक्शन द ह्यूमिडिटी इज डिक्रीजिंग, और साथ ही साथ आपका टेम्परेचर भी कम हुआ है। सो दिस इज कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, OR। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इस पे बेस्ड थी कि आपको एक्स एक्सिस पता है कि नहीं साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स का, और वाई एक्सिस पता है, और कुछ इसमें साइंस नहीं था इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में और कुछ साइंस था ही नहीं, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। साइंस यही था कि आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पता है कि नहीं साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स का। क्लियर? साइक्रोमेट्रिक चार्ट सभी को आते हैं? साइक्रोमेट्रिक चार्ट सभी को आते हैं कि नहीं? साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स में कंफर्टेबल हो कि नहीं? अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो आई वुड रिकमेंड कि जो मेरी मास ट्रांसफर की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप ह्यूमिडिफिकेशन का लेक्चर देखिए, उसमें अच्छे से साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स मैंने समझाए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए।
चलो डाटा निकालते हैं. In a stripping section, it is observed that the mole fraction of more volatile component in the vapor phase leaving the plate is this. चलो stripping section की बात करते हैं. ये section है एक stripping section का. So vapor leaving a plate and liquid coming to the plate. So vapor leaving the plate 0.33, liquid coming to the plate 0.25. So this is L bar, G bar, and this is W XW. XW is given to you as 0.02. XW is 0.02. F is 350, D is 150. So basically W will be 200. W will be 200. F is equals to D plus W. So W is 200. आपको बताना है व्हाट इज द फीड कंडीशन. फीड कंडीशन बताने के लिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी जरूरी है? आपको निकालना है Q की वैल्यू. द वैल्यू ऑफ Q इज नेसेसरी फॉर यू. अब इसी टाइप की एक प्रॉब्लम गेट में आई थी, उसमें बस रिफ्लक्स रेशो पूछ दिया था इसी साल. R इज 3.5. सो सबसे पहले मेरे को Q की वैल्यू निकालनी है. तो Q की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? Q इज L बार माइनस L बाय F. मेरे को F ऑलरेडी पता है 350. F इज 350. सो आधा काम मेरा हो गया, 1/3 काम हो गया बेसिकली. F इज 350. मेरे को L बार की वैल्यू निकालनी है और L की वैल्यू निकालनी है. ये दो चीज करना है मेरे को. ठीक है. रिफ्लक्स रेशो दिया है मेरे को 3.5, तो यहां से मेरा L निकलना आसान है. रिफ्लक्स रेशो इज 3.5. सो R इज इक्वल्स टू L बाय D. दिस इज गिवन टू बी 3.5. सो L will be equal to 3.5D. 3.5 times 150. This will be the value of L. C is correct. ठीक है, C करेक्ट. L की वैल्यू यहां से निकल गई. L बार की वैल्यू कैसे निकलेगी? स्ट्रिपिंग सेक्शन पे बैलेंस लगा दो. राइट द बैलेंस ऑन स्ट्रिपिंग सेक्शन. स्ट्रिपिंग सेक्शन पे बैलेंस क्या लिखोगे? G बार प्लस W is equals to L bar and 0.33 G bar plus 0.02 W is equals to 0.25 L bar. दो इक्वेशन है आपके पास, W नोन है, यहां से आपके पास L बार की वैल्यू निकल जाएगी. और एक बार आपके पास L बार आ गया, L आ गया, आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं. Q की वैल्यू विल बी अराउंड 0.7. सही है, अराउंड 0.712. सो इट विल बी partially vapor. When the value of Q is between 0 to 1, the feed condition is partially vapor, or you can say partially liquid, or you can say mixture of liquid and vapors. Right? बढ़िया सवाल है भाई, बेहतरीन सवाल है, कंसेप्चुअल है फुल. ठीक, क्योंकि बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ये और ये, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, दोनों को सॉल्व करो, आपका G बार और L बार की वैल्यू आ जाएंगी. क्लियर?
क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन ठीक है? सॉल्व हो गया सभी का? सभी ने आंसर निकाला कि नहीं? क्या बोलते हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्या करेक्ट है? इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग द प्रोसेस यूज फॉर कन्वर्टिंग पैराफिन एंड एल्थीन्स टू एरोमेटिक्स इज कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। राइट, कैटलिस्ट लिखो इसका जरा, कैटलिस्ट लिखना जरा इसका, कैटलिस्ट लिखिए। What is the catalyst used in catalytic reforming? Catalytic reforming aromatics में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? रीजन क्या है वो लिखो कि वी आर कन्वर्टिंग पैराफिन्स एंड नेफ्थीन्स टू एरोमेटिक्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों किया जा रहा है कन्वर्ट? प्रोसेस कैटलिटिक रिफॉर्मिंग है। कैटलिस्ट क्या यूज होता है कैटलिटिक रिफॉर्मिंग में? लिखो जरा, व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज्ड इन कैटलिटिक रिफॉर्मिंग? और ये प्रोसेस ये पैराफिन्स को एरोमेटिक्स में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है? इससे होगा क्या वो चीज लिखो। दो चीज मेंशन कीजिए, कैटलिस्ट एज वेल एज व्हाई दिस प्रोसेस इज बीइंग कैरीड आउट। हाँ, सो द प्रोसेस यूज द कैटलिस्ट यूज इन कैटालिटिक रिफॉर्मिंग इज पीटी, प्लैटिनम। एंड व्हाई दिस प्रोसेस इज बीइंग कैरीड आउट कि पैराफिन्स को एरोमेटिक्स में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है? टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए, बिकॉज एरोमेटिक्स आर डिजायरेबल फॉर अ हायर ऑक्टेन नंबर। ठीक, गैसोलीन में एरोमेटिक डिजायरेबल होते हैं। ठीक, हाँ सही है, सही। नहीं 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 नहीं, टू इंक्रीज द सीटेन नंबर नहीं होगा, सिर्फ ऑक्टेन नंबर। जो सीटेन नंबर है उसमें पैराफिन्स डिजायरेबल होते हैं और एरोमेटिक्स किस में डिजायरेबल होते हैं? गैसोलीन में डिजायरेबल होते हैं। ठीक, तो अगर एरोमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप ऑक्टेन नंबर बढ़ा रहे हो, बिकॉज ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू गैसोलीन। वेयर एज इफ यू आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ पैराफिन्स, यू आर इंक्रीजिंग द सीटेन नंबर। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। चलिए कीजिए जरा इसको। क्या आंसर होगा इसका? इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, ये डायरेक्टली पूछेगा पार्क में। फॉर्मूलाज तो हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। करीबन आपको 20 से 25 क्वेश्चन या ज्यादा ही क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस दिखेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है. The Gibbs free energy change of mixing is, for non-ideal solution, the Gibbs free energy change is this, D. There is additional term of RT summation xi ln gamma I. Gamma I क्या है? Activity coefficient, right? Activity coefficient कब यूज होता है? जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे होते हैं. ठीक है ना? चलिए ये टेबल जरा कंप्लीट करो. एक चीज, ये फॉर्मूले लिखो सारे जो मैं आपको बता रहा हूं. चलो फटाफट लिखो ये सारे फॉर्मूले. फटाफट कंप्लीट करो. फॉर आइडियल मिक्सचर, सॉल्यूशन, गैस, जो भी. फटाफट ये सारे फॉर्मूले कंप्लीट करो फॉर आइडियल मिक्सचर. बार कैसा एग्जाम है कि भाई फॉर्मूले बिल्कुल क्लिक होने चाहिए तुरंत, है ना? ऐसा नहीं है कि यार फॉर्मूला नहीं बन रहा सर, वैसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. फॉर्मूला ही सोचने में आपको डेरिवेशन करना पड़ रहा है, नहीं, उतना टाइम नहीं है. फटाफट कंप्लीट करो. क्या होता है जनरली इक्वेशन? क्या है कि फॉर एनी प्रॉपर्टी एम, this is summation xi mi plus delta m mix, this thing. और आइडियल मिक्सचर के लिए आप जानते हैं डेल्टा वी मिक्स 0 होता है, डेल्टा एच मिक्स 0 होता है, राइट? तो वी मिक्स की वैल्यू कितनी आएगी? समेशन xi vi, so basically x1 v1 plus x2 v2 like this, so on. Similarly for H mix, summation xi क्लियर. जी मिक्स की वैल्यू लिखो जरा कितनी होगी. जी मिक्स आप क्या लिखेंगे? समेशन xi gi प्लस डेल्टा जी मिक्स, एंड डेल्टा जी मिक्स फॉर आइडियल केस इज RT summation xi ln xi. Basically this term. This term accounts for ideal. This term accounts, this combined terms account for non-ideal. ठीक. अगर नॉन आइडियल बोलेगा तो आपको ये एडिशनल टर्म ऐड करना पड़ेगा. S mix will be equal to minus R, sorry, this. So these are the complete formula of property change of mixing, right? Note कर लो. ये सभी को पता थे कि नहीं? ये सभी को आइडिया है इनके बारे में सारे फॉर्मूले? और दिस इज फॉर आइडियल मिक्सचर, राइट? ये फॉर्मूले सभी को पता है? कोई दिक्कत तो नहीं है इन फॉर्मूले में? क्लियर? आगे चलूं?
नोट हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन ले, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो करो जरा। क्या आंसर आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन पोल्स ऑफ अ क्लोज लूप? व्हेन अ सिंगल रूट lie on the origin, then the system will be unstable. No, the system will be stable. Single root lie on the origin का example 1 by s. This is the single root of origin. So this system is a stable system because this is bounded. When non-repeated roots lie on imaginary axis, then the system is marginally stable. Correct है. Imaginary axis पे roots lie करेगा तो marginally stable. When two repeated roots lie on the origin, then the system is stable. No, the system is unstable. When roots are complex conjugate with positive real part, then the system is marginal. No, the system will be unstable. The only correct option here is option B. B is correct. तो D क्यों बोल दिया भाई पहले? अच्छा D पिछले वाले आंसर क्वेश्चन का आंसर था क्या? नहीं था, D तो गलत बोल दिया भाई। नहीं, D पिछले वाले का था ना, हाँ इसका B है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 10 करो जरा।
क्या आंसर आ रहा है? हाँ, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट. द फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल लिक्विड रिएक्शन, दोनों ही रेट कांस्टेंट मिनट इनवर्स है, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर है. CA naught is given to be 0.5 and initially R is 0. After some time what will happen? Equilibrium conversion is given. So what happens at equilibrium? At equilibrium, RA net rate of A is 0. Net rate of A is 0 at the equilibrium. कैसे निकालेंगे नेट रेट? माइनस K1CA plus K2CR. This is the net rate of A, and this should be equal to 0. From this we'll get K1 by K2 is equals to CR by CA. So this is equals to CA naught XA upon CA naught 1 minus XA. This will be the equilibrium conversion, and at equilibrium maximum conversion will be achieved. So the equilibrium conversion is given to be 66.7. So K1 by K2 will be, this will get cancelled, 0.667 divided by 1 minus 0.667, approximately 2. So K1 is equals to twice K2. This is one relation. ये रही एक relation. Next, this reaction is taking place in a batch reactor. After 8 minutes conversion is 33.33. बैच की डिजाइन इक्वेशन क्या है? माइनस RA नेट. क्लियर? दिस विल बी इक्वल टू CA नॉट dXA by dt और माइनस RA नेट की वैल्यू इसको सॉल्व करिएगा. इसको सॉल्व करना. दिस विल बिकम so solve this equation. It is given that at time t is equals to 8 minutes XA will be equal to कितना दिया है? 0.333. तो यहां से एक रिलेशन आएगा K1 एंड K2 में, एक रिलेशन आपके पास K1 is equals to twice K2. Solve this and you'll get the answer. Clear? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है कि नहीं बात? चलो, सो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे. ठीक, नेक्स्ट वीकेंड. राइट, बाकी प्रैक्टिस वगैरह करते रहो. सो नेक्स्ट बार्क सेशंस विल बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे. एंड जैसे ही बार्क का एग्जाम क्लोज आएगा मतलब 7 से 13 अप्रैल के बीच है ना, अपन ऐसे सेशंस भी प्लान करेंगे कि हर सब्जेक्ट के अपन एक फॉर्मूला कवर करें, पूरे फॉर्मूला वाला सेशन रखेंगे. उसमें मैं लाइव आऊँगा, फटाफट अपन सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे एक एक सब्जेक्ट के एक एक दिन. ठीक है ना,
उससे क्या है आपका फॉर्मूला रिवीजन भी हो जाएंगे सारे। क्लियर है? चलो पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम जैसे ही डेट अनाउंस हो जाएगी एग्जाम की, फिर अपन एक दिन आके हीट ट्रांसफर के पूरे फॉर्मूले कर दिए, एक दिन आके मास ट्रांसफर के पूरे फॉर्मूले कर दिए, राइट? वैसे सेशंस भी रखेंगे, है ना, क्योंकि बाद की इस बार पूरी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है कि यार सबका अच्छा करवाना ही है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे एंड संडेज, राइट? जब तक पढ़ते रहो और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, है ना। तो इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, एंजॉय करो यार, संडे है ना। चलो, थैंक यू।